बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मेरा नाम अब्बास हुसैन है। उर्दू आईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म से ओरेकल डेटाबेस 11G एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज़ के लेक्चर नंबर 10 के साथ हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हमने सीखना है कि इंस्टॉल ओरेकल 11G R2 डेटाबेस ऑन ओरेकल लिनक्स 6.5 यूजिंग टिपिकल मेथड। लास्ट लेक्चर में हमने इन्वायरमेंट बिल्ड किया था, प्री रिक्विजिट्स को फिलफिल किया था जो हमें इंस्टॉलेशन से पहले रिक्वायर्ड होती हैं। इस लेक्चर में हमने सीखना है कि हमने इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। इंस्टॉलेशन के नॉर्मली दो मेथड होते हैं, मल्टीपल मेथड्स हैं, टू बहुत कॉमन है, एक यूजिंग DBCA और एक टिपिकल मेथड। हमने आज जो इंस्टॉलेशन करनी है इस लेक्चर के दरमियान वो हमने टिपिकल इंस्टॉलेशन करनी है। ओके जी, मैं पावर पॉइंट की स्लाइड बंद कर लेता हूँ और प्रैक्टिकल लैब की तरफ मूव करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास PC ऑलरेडी रेडी है विद यूज़र ओरेकल। यहाँ पे मैंने ओरेकल की डेटाबेस का ये जो इंस्टॉलेशन सोर्स है वो भी मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ से मैं ओपन इन टर्मिनल कर लेता हूँ। ओपन इन टर्मिनल किया जैसे ही मैंने, तो मेरे पास इस फोल्डर की एक्सेस आ गई। यहाँ पे मैं LS करता हूँ तो देखेंगे मेरे पास कुछ फोल्डर्स आ गए और एक रन इंस्टॉलर आ गया है। मैं SH लिखूँगा, ये शेल को होता है चलाने, स्क्रिप्ट को चलाने के लिए होता है, और UN लिखा मैंने जैसे ही रन इंस्टॉलर ऑटोमेटिकली आ गया। मैं इसे इंटर करता हूँ और यहाँ से इससे पहले मैं इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ अपने VMware को। जैसे मैंने फुल स्क्रीन किया और अब इस पर मैं इंटर करता हूँ तो ये देखें कि मेरे पास जो टेम्प एरिया है वो पास हो गया, स्वैप एरिया पास्ट है और ये जो ग्राफिक्स थे ये भी क्लियर हो गए और मेरे पास UI यानी कि यूनिवर्सल इंस्टॉलर जो है ना इंस्टॉल चलना शुरू हो गया है। सेम एज इन विंडोज़ एक्स, जैसे सर्वर 2012 में हमने इंस्टॉलेशन की थी वही मेथड है। मैं इसको यहाँ से अनचेक कर देता हूँ, नेक्स्ट जाने देता हूँ। क्रिएट एंड कन्फिगर ए डेटाबेस पहला ऑप्शन में सिलेक्ट करूँगा। सर्वर क्लास डेटाबेस मैंने इंस्टॉल करनी है। दोनों में फ़र्क क्या है कि इसमें थोड़ी सी चीज़ें कम होती हैं, ऑप्शंस कम है, कम पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं और इसमें फुल फ्लैज हर चीज़ इंस्टॉल हो जाती है सर्वर क्लास में। सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस ओके, टिपिकल इंस्टॉलेशन ओके। यहाँ पे देखें कि मैंने जो अपने लिए इसका सेलेक्ट किया था, एक मैं मिस्टेक कर गया हूँ यहाँ पे कि जो मेरी यूज़र इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं वो लोड नहीं हुई इस टाइम, तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ। अगर लोड होती तो उसमें मैंने पाथ डिफ़ाइन किया था कि डिस्क 1 में इंस्टॉल होना चाहिए इसे। अकॉर्डिंग टू दैट मैं इसे कैंसिल कर लेता हूँ कि मुझे ये नहीं चलाना और यहाँ से मैं जाके देखता हूँ कि क्या मेरे पास मेरी यूज़र इन्वायरमेंट वेरिएबल ठीक है। कैट मैं वापस आता हूँ, CD डबल डॉट कैट बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल डॉट बैश अंडरस्कोर पी प्रोफाइल। इंटर किया तो इसमें मेरा देखें कि पाथ जो है वो डिस्क 1 है बेस का, जो वहाँ पे नहीं आ रहा था। तो व्हाट आई हैव टू डू, मैंने वंस अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना था कि जो मेरी वेरिएबल्स हैं वो लोड हो जाए और जो इन वेरिएबल्स में पाथ मैंने डिफ़ाइन किया है वो पाथ ही लोड होना चाहिए। तो जब भी आप कोई इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं डेटाबेस की और अगर आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में उसका पाथ लोड किया और वो पाथ अगर लोड नहीं होता किसी वजह से आपको इशू आ जाता है, तो फिर आपने क्या करना है कि अपने सिस्टम को वंस रीस्टार्ट कर लेना है और इस लॉजिक को समझना कि क्यों नहीं हुआ वो, ये एक अलग कहानी है। मैं इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करता, ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की बात है। यहाँ पे मैं सिंपली यही बात रिकमेंड करूँगा कि आप सिस्टम को रीस्टार्ट कर लें वंस। मैं ये कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि सिस्टम रीस्टार्ट करें, एट दिस टाइम ये रिकमेंड कर रहा हूँ। होना ये चाहिए कि बंदा R&D करे कि ये क्यों इशू आया। बस यहाँ भी ये मैं बात करना चाहूँगा कि इन्वायरमेंट वेरिएबल जो मैंने बैश डॉट प्रोफाइल में डिक्लेयर की थी वो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट इन्वायरमेंट वेरिएबल जो मेरा डेटाबेस का जब सेटअप मैंने चलाया, जब इंस्टॉलर को चलाया तो उसने उसको लोड नहीं किया जो कि लोड कर लेना चाहिए था। तो व्हाट आई हैव टू डू,
मैंने सिस्टम रिस्टार्ट कर लिया इस स्टेज पे आके, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो सकता है आप जब चलाएं आपको इशू ना आए, हो सकता है इशू आ जाए, तो ये डिपेंड करेगा इस सिनेरियो पे। यहाँ पे सिस्टम लोडिंग की तरफ जा रहा है, इंस्टॉलेशन स्टार्ट है इस टाइम, ओएस की लोडिंग चल रही है। मैं देखता हूँ कि कितना टाइम लेता है ये। सम टाइम लेता है, सम टाइम डिपेंड ऑन हार्डवेयर रिसोर्सेज जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को अवेल कराए हैं, वो उन पर डिपेंड करता है। आपके होस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है। आपका जो VMware वर्क स्टेशन है, या आपने वर्चुअल PC चलाया है, या आपने KVM के थ्रू ये काम करना चाह रहे हैं, या आप Citrix के थ्रू काम करना चाह रहे हैं, या आप Hyper-V के थ्रू काम करना चाह रहे हैं, तो उसकी अपनी स्टेबिलिटी क्या है, उसके नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या है, तो इन सारी चीज़ों पे ये चीज़ बेस कर रही होती है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ इश्यूज़ की वजह से आपका जो VMware है वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा होता। ये इश्यूज़ सम टाइम होते हैं, बट आजकल जो है क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ अगर आप जो है सिस्टम आपके पास अवेलेबल है, तो ये मेरे ख्याल में कोई बड़ी डील नहीं है। अभी मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना शुरू हो जाएगा। सम टाइम कभी कभी आपको डिस्प्ले का एक एरर आ सकता है या इशू आ सकता है जब आप ओरेकल का UI यानी कि यूनिवर्सल इंस्टॉलर स्टार्ट करेंगे। तो उसमें आपने ये देख लेना कि आपने VMware के जो टूल्स हैं उनको इंस्टॉल किया यानी कि, या कोशिश क्या करें कि आप जो है ना जब इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने लगे तो VMware को जो है ना फुल स्क्रीन मोड में ले आया करें। स्टिल I am waiting at this time to load OS. देखते हैं ये कहाँ तक जो है लेके चलता है इसको, कहाँ तक हमें जाना वेट करना पड़ता है इसका। साथ साथ मैं आपसे बात करता हूँ। चलें, इतने ये लोड होता है, हम इसको प्रोफाइल को देख लेते हैं यहाँ पे जो हमने यूज़र प्रोफाइल की बात की थी। ओके जी, पहली वेरिएबल है एक्सपोर्ट ओरेकल SID सर्विस आइडेंटिफायर। तो मैंने डेटाबेस का नाम लिख दिया, जो मैंने पहले से अज्यूम कर लिया कि मैंने डेटाबेस का नाम यही रखना है। दूसरा है बेस लोकेशन क्या होगी जी, तो मैंने बताया /disk/app/oracle। अब देखें यहाँ पे एक मज़ेदार कहानी है कि ये $साइन क्यों लगाया है मैंने और साथ ओरेकल बेस लिखा है। इसका मतलब है कि $साइन ओरेकल अंडरस्कोर बेस के अंडर ओरेकल अंडरस्कोर बेस का जो पाथ है वो यानी कि /ओरेकल तक, ये वाला पाथ स्लैश इसके आगे ओरेकल का प्रोडक्ट फोल्डर, फिर 11G और 2.0 और वगैरह वगैरह। ठीक है जी, इसका मतलब ये होता है। तो सम टाइम हमें ये कंफ्यूज कर रहा होता है, कुछ जगह हम ये कंफ्यूज होते हैं जी TMP इज इक्वल टू /TMP और एक्सपोर्ट TMP ये क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, तो पहले ये नहीं लिखा था और बाद में एक्सपोर्ट लिखा था। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता, आप कैसे मर्जी लिखें, आप जैसा आपका दिल करता है वैसे लिख सकते हैं, इसे कोई हर्ज नहीं है, कोई इसमें हिजामत नहीं है। ओरेकल यूज़र को लॉगिन कर लेते हैं। ओरेकल समटाइम ऐसा होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे ना स्नैपशॉट लिए हुए, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक स्नैपशॉट लिया था जब मैंने इंस्टॉलेशन की थी, तो मैंने उसका नाम लिखा था जस्ट इंस्टॉल्ड वेटिंग फॉर एट फर्स्ट लॉगिन आफ्टर इंस्टॉल। दूसरा मैंने लिया अभी जब मैंने लास्ट जो कॉन्फ़िगरेशन की थी, ताकि सिर्फ मैंने DB इंस्टॉल करनी है, चलानी है, उस तक का एक स्नैपशॉट लिया मैंने। अगेन मैं OR सोर्स में आ जाता हूँ, डेटाबेस में जाता हूँ, यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल और यहाँ पे LS और SH और रन इंस्टॉलर। अगेन इसको मैं फुल स्क्रीन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, सम टाइम होता है। SH रन इंस्टॉलर एंटर,
और देखें कि जो चीज़ें जो है ना, जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो सारी पास हो रही हैं यहाँ पे। और एक कल यूनिवर्सल इंस्टॉलर स्टार्ट होगा। लोडिंग सेटअप ड्राइवर बिल्डिंग फ्लो, ये मेरे पास एक चीज़ आ गई अगेन। नेक्स्ट, यस, क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर अ डेटाबेस, ओके। सर्वर क्लास, ओके ओके, टिपिकल जाने दूंगा मैं। ये देखें ऑटोमेटिकली अब डिस्क 1 आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये रखना है कि हमारा उस SDBA जो ग्रुप है ना, वो हमारा ओ इंस्टॉल है, DBA नहीं है। ओ इंस्टॉल हमारा प्राइमरी ग्रुप है और बाकी जितने भी ग्रुप हैं वो हमारे सेकेंडरी ग्रुप में, प्राइमरी ग्रुप नहीं है। तो मैंने डेटाबेस का नाम जो वेरिएबल में डिक्लेयर किया था, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर हम दोबारा हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे cd::cat.bash_profile LUIT मैंने डिफ़ाइन किया, तो मैं LUIT यहाँ पे लिख दूँगा, LUIT, ठीक है जी। और केस सेंसिटिव ये होता है, मैं यहाँ पे ओरेकल पासवर्ड रख रहा हूँ इस टाइम, ORACLE ओरेकल। इंटरप्राइज एडिशन में इसका इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। फाइल सिस्टम मेरा जो है विंडोज़ वाला है, यहाँ पे ASM की बात नहीं कर रहा, वो हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, इसने पासवर्ड को वैलिडेट किया, कहा कि आपका पासवर्ड स्टैंडर्ड नहीं है, तो मैं कहता हूँ जाने दो, कोई मसला नहीं, यस कर दिया मैंने इसको। यहाँ पे जी डिस्क 1 में ऐप और ओरा इन्वेंट्री, यहाँ पे सारी जो इंस्टॉलेशन होगी उसके लॉग वगैरह सेव होंगे। मैं इसको इंस्टॉल डिफ़ॉल्ट, तो मैं कहता हूँ जाने दो जी। नेक्स्ट, ये यहाँ से इंस्टॉलेशन मेरी बिगिन हो गई है। ये सारी एक ना प्री रिक्विजिट्स को चेक करता है, कर्नल पैरामीटर जो मैं आपसे पैकेज बता रहा था कि सारी चीज़ें चेक करेगा। अगर कोई एरर हुआ तो हमें बता देगा। इसने ये हमें कुछ पैकेजेस का एरर दे दिया है, इसके अलावा नहीं। कर्नल पैरामीटर का अगर एरर दे दे तो आपने लाजमी कन्फिगर करना है। अगर कुछ पैकेजेस का भी ये हुआ क्या है कि वो कह रहा है कि आपके पास 0.3.1 रिक्वायर्ड था, ठीक है, ये मिसिंग है। 0.3.105, अच्छा ये इस टाइम मैं क्या करता हूँ, चूँकि पैकेज इंस्टॉलेशन इज जो मिसिंग इज़ नॉट अ बिग डील। अगर आपके पास कर्नल का पैरामीटर मिस हैं, या आपके पास जो सिस्टम ctl.conf की जो फाइल है उसमें जो पैरामीटर डिफाइन करते हैं वो मिस हैं, या आपके पास कहीं किसी और जगह पे जो आपने पैरामीटर डिफाइन करने थे वो अगर आपके पास मिस है, फॉर एग्जांपल यहाँ से दोबारा हम खोल लेते हैं उसको, हमारी जो फाइल है एक ये limits.conf की, ये अगर पैरामीटर मिस है तो इनको आपने लाजमी सेट करना है, या सिस्टम ctl.conf में ये अगर पैरामीटर है तो इनको लाजमी आपने कन्फिगर करना है। ये ऑलरेडी कन्फिगर्ड है तो मुझे इतना ज़्यादा इशू नहीं है, तो मैं इनको जाने देता हूँ। तरीका क्या है, फिक्स एंड चेक अगेन, ये मैं इसको इग्नोर ऑल करता हूँ यहाँ से कि इसे इग्नोर करो और जाने दो। नेक्स्ट किया मैंने, ये मुझे पूरी उसकी हिस्ट्री बता रहा है कि क्या क्या सीन है क्या नहीं है, क्या सारी एक मुकम्मल तौर पर सारा कुछ बता रहा है। जैसे ऑटोमेटेड बैकअप इसमें डिसेबल है। ये सेव रिस्पांस फाइल, इसमें सारी कहानी लिखी होगी, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। डेस्कटॉप मैंने सेलेक्ट किया और db.rsp फाइल, जब डेटाबेस इंस्टॉल हो जाती है समटाइम इंस्टॉलेशन के बाद एरर आ जाते हैं, तो हम यहाँ से देखते हैं कि क्या क्या इसमें एरर आया है, या ओरा इन्वेंट्री के फाइल से जाकर देखते हैं। मैंने जस्ट फिनिश का बटन दबाना है और मेरी इंस्टॉलेशन बिगन, ये इंस्टॉलेशन अब स्टार्ट हो गई है। अकॉर्डिंग टू माई कॉन्सेप्ट, अगर आपके पास सही VMware इंस्टॉल्ड है, इट्सेल्फ VMware में कोई इशू नहीं है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सही इंस्टॉल्ड है, आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की, यानी कि जिसके ऊपर आपने VMware को इंस्टॉल किया उस ऑपरेटिंग सिस्टम की कम्युनिकेशन विद VMware ठीक हो रही है और आपने सही पैरामीटर डिफाइन किए हैं, तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस आपको एरर नहीं आएगा। मे भी कोई शाज़ो नज़र कोई एक आ सकता है, और वो क्या आ सकता है, वो एक एरर मैंने आपको बताया था कि वो आपको लिसनर का एरर आ सकता है कि आपका लिसनर कन्फिगर नहीं है, तो आपका जो इंटरप्राइज मैनेजर है ना, मे भी उसकी सर्विस ना चले।
ये मे भी हो सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं, मैंने इसलिए इसको पास नहीं किया वीडियो को। आल दो मैं इसको पास कर सकता था, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि जो है ना मैक्सिमम जो चीज़ है वो दिखाई जाए उसको, उसके प्रोसेस को, ताकि जो हमें बात वही है कि ट्रेनिंग्स तो आपको काफ़ी मिल जाएंगी, लेकिन वो ट्रेनिंग आपके काम की होती है जिससे आपको कोई बेनिफिट हो। तो देखते हैं क्या ये मैं इस चीज़ को इसलिए करता हूँ, ज़्यादा जो कोशिश ये करता हूँ क्योंकि मुझे खुद ड्यूरिंग कन्फिग्रेशंस, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशंस मुझे बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, और जब मैं मुझे मुख्तलिफ़ टीचर्स से कंसल्ट करना पड़ता है, या जो इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ पे हैं इदारे, जब हम वहाँ से कंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, तो वो रिफ्यूज़ कर देते हैं या वो बोदर नहीं करते कि एक बंदा हमारे पीछे पड़ गया, इसे कैसे समझाएं। तो वट वी हैव टू डू, हमें एक हैवी ड्यूटी फ़ीस पे करना पड़ती है, और फिर हम उसी वही क्वेश्चन दो, अब होता क्या है कि एक दफ़ा आपने 4 क्वेश्चन पूछ लिए, वो क्लियर हुए, तो नेक्स्ट टाइम आपको 10 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो दोबारा तो ट्रेनिंग नहीं ना लेंगे आप। इसमें बंदे की अपनी भी एक होती है। अच्छा, तब तक की इंस्टॉलेशन हो रही है ना, कुछ लोग एक यहाँ पे एक छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि जो है ना लिनक्स और यूनिक्स को सीखना बड़ा मुश्किल काम है। एक मैं आपको ना ट्रिक बताता हूँ इसको कैसे सीखना है। हम विंडोज़ में क्या करते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम सीखते हैं। पहले नोटपैड सीख लिया, फिर वर्डपैड सीख लिया, फिर हम कहते हैं कि अच्छा मैंने विंडोज़ मीडिया प्लेयर पे सीखना है, फिर मैं विंडोज़ मूवी मेकर सीखना है, फिर मैंने सीखना है कि हम पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमने ओएस इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स को सीखते रहते हैं। वो प्रोग्राम्स मोस्टली हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में अवेलेबल होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि लिनक्स को सीखने के लिए भी हमें ये काम करना पड़े? येस, इट इज़ ओके। तो मैं आपको एक लिस्ट बना के देता हूँ, ये उन लोगों के लिए जिनको जो है ना इशू है विद लिनक्स या यूनिक्स। आप ना 4-5 चीज़ें सीख लें लिनक्स डीबीए के तौर पे, जो है ना आपको वो चीज़ें काम करेंगे। जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो फिर आपने प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखना है, क्योंकि कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि जी सिर्फ आपको ओरेकल की इंस्टॉलेशन डेटाबेस की आ गई लिनक्स के ऊपर, और आपको बेसिक 4-5 कमांडें आ गई हैं, तो छोटे मोटे काम आ गए, तो इसका मतलब है कि आप प्रॉपर डीबीए बन गए हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। आपके डेटाबेस के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या डीबीएस जो होते हैं, उनके लेवल्स होते हैं। कुछ कोर डीबीएस होते हैं, कुछ एडवांस एक्सपर्ट लेवल के डीबीएस होते हैं। तो मैं इसे अज्यूम करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास नॉर्मली जो सिस्टम साइड के लोग होते हैं, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनको हम डेटाबेस की जो सर्वर्स होते हैं वो बेयर मेटल के तौर पे काम कर रहे होते हैं, मतलब उन पर इंटरनेट की एक्सेस भी नहीं होती, और वो किसी डेटा सिस्टम एडमिन के एक्सेस में भी नहीं होते। ज़ाहिर है जिस बंदे के पास ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्सेस आ गई है, उसके पास डेटाबेस की एक्सेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी, वो डाटा उठा ले, कहीं और जाके उसको चेक कर ले। तो डीबीएस क्या करते हैं कि वो उस सिस्टम की एक्सेस किसी को भी नहीं देते। तो इसका मतलब है कि जब आप किसी को भी एक्सेस नहीं देंगे, तो जब आपको सिस्टम लेवल पे या ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे इश्यूज़ आएंगे, फिर उनको किसने फिक्स करना है। और अक्सर मैं बात कहता हूँ कि हमारे जो है ना कन्फ्लिक्शन जो होता है सिस्टम एडमिन के और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के और प्रोग्रामर के दौरान, एक होता है कि हर तीनों बंदे ने एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे होते हैं। सिस्टम एडमिन कह रहा होता है कि जनाब सिस्टम बिल्कुल ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक आ रही है, ये डेटाबेस एडमिन है ना, इसने सही कन्फिग्रेशन नहीं की, इस वजह से डेटाबेस की परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रही। डेटाबेस एडमिन सिस्टम एडमिन पे ब्लेम कर रहा होता है कि जी देखें जी मैंने तो डेटाबेस बिल्कुल ठीक चलाई है, ये सारे प्रोसेस देख लें, ये जो सिस्टम एडमिन है ना, इसने ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई मसला किया है, इसकी वजह से डेटाबेस सही नहीं चल रही। अच्छा, फिर दोनों मिलकर सम टाइम प्रोग्रामर पर चढ़ाई कर देते हैं, किसने जो क्यूरीज लिखी हैं, जो प्रोग्रामिंग की ना पीछे, वो इतनी हैवी ड्यूटी कर दी है या इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग कर दी है कि जो ना प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेती है सीपीयू का। स्मार्ट प्रोग्रामिंग नहीं की, कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग की है। तो कुछ प्रोग्रामर्स को ना शौक़ होता है कि वो 400 लाइनों का ना कोड लिखते हैं। तो आज का ज़माना वो नहीं है। स्मार्ट कोड, आपने फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं आपके पास, छोटे छोटे फंक्शन बनाए, अपने काम करें। अब मेरे जो टीचर हैं जाहिद चौधरी साहब, वो अक्सर मुझे जो है ना इस चीज़ को गाइड करते हैं कि भाई बड़ा प्रोग्राम लिखने से आपको कोई प्रोग्रामर नहीं कहेगा। प्रोग्रामर आपको उसने कहना है जब आप छोटे प्रोग्राम से बड़ा काम करके दिखाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने एक एप्लीकेशन बनाई, तो हमने चाहा कि जो बंदा भी इसमें जो कुछ भी लिखे ना, ऑटोमेटिक उसका जो फर्स्ट
किसी भी वर्ड का जो लेटर है ना वो कैपिटल होना चाहिए। एक बंदे से बात की, काफ़ी एक्सपीरियंस था, उसने कोई 10 दिन तक उस पर सोचा और उसने कहा नहीं जी ये तो बस बड़ा लंबा काम है, बड़ा लंबा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। यही बात मैंने अपने बॉस को बताई, यानी कि मेरे जो उस्ताद मोहतरम हैं जाहिद चौधरी साहब, उनको। उनका कोई इशू नहीं है, 2 मिनट का काम, एक फंक्शन लिखा उन्होंने और पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर पे वो इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये थी स्मार्टनेस। तो जब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आप काम कर रहे होते हैं तो फिर आपको बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर लिखने होते हैं जो आपके डेटाबेस के प्रोसेस को स्मार्ट करें, उसकी वर्किंग कम से कम लोड डालें सीपीयू के ऊपर, कम से कम लोड रैम के ऊपर, फास्ट क्यूरी एग्जीक्यूशन हो। तो अच्छा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना के जो लिस्ट है उसमें नाम शामिल हो सकता है। और अगर ये गेम चलती रहे कि ये नेटवर्क के बंदे का इशू था, ये स्विच में मसला था, या ये सिस्टम साइड का इशू है, या ये प्रोग्रामर की साइड का इशू है, तो फिर क्या होता है कि पूरी ज़िंदगी जो है ना उसी में गुजर जाती है और बंदा जो है ना कुएँ से बाहर नहीं आ पाता। तो कुएँ के अंदर रहना या कुएँ से बाहर आके पूरी दुनिया में घूमना है, ये भी डिपेंड करता है कि बंदा क्या चाहता है। हम बात कर रहे थे यूनिक्स की। ये सारी, सॉरी मैंने आपको बात सुनाई है इसलिए सारी सुनाई है कि ताकि अभी साथ साथ इंस्टॉलेशन चल रही है तो आपको ये जो है ना प्रोसेस गुजर जाए, बजाय कि मैं पास करूँ वीडियो को। तो आपने क्या सीखना है जी? सबसे पहले आपने सीखना है हिस्ट्री ऑफ लिनक्स। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2 पे आपने देखना है कि व्हाट इज़, मुझे ये स्पेल का मुझे नहीं पता, ये आपने देख लेना है, मुझे मिस्टेक है इंग्लिश में बहुत ज़्यादा। बिटवीन विंडोज़ एंड लिनक्स ओएस। ठीक है जी। उसके बाद आपने देखना है सॉरी यहाँ पे ना आप, अच्छा ये एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ है जिसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया था यहाँ तक 95% तक। अब डेटाबेस क्रिएशन की बारी आ गई है। डेटाबेस क्रिएट हो रही है, देखें जी, डिस्क ऐप ओरेकल सी एफ जी टूल लॉग्स और /tbc/LUIT वगैरह चल रहा है सारा प्रोसेस। जब आप ये देख लेंगे तो फिर आपने क्या करना है, आपने पढ़ना है कि हाउ लिनक्स वर्क और हाउ विंडोज़ वर्क्स। जब आप ये चीज़ सीख लेंगे तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़र्क क्या है। फिर आपने स्टार्ट हो जाना है जी। सबसे पहले आपने जो सर्विस सीखनी है वो आपने सीखनी है, मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने वैसे जो पार्ट 1 में लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं ना डिस्क मैनेजमेंट के, वो सारे बेसिक के हैं। वो सारे लेक्चर जो अगर आपको आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। फिर आपने डिस्क मैनेजमेंट से पहले आप फाइल सिस्टम सीखेंगे। फाइल सिस्टम का कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपने। फाइल सिस्टम क्या है, फाइल सिस्टम के क्या प्रोज कॉन्स और सारा कुछ। फिर आपको दोनों में फ़र्क पता चलेगा कि लिनक्स के फाइल सिस्टम में और उसके फाइल सिस्टम में क्या फ़र्क है। उसके बाद आपने जो चीज़ सीखनी है वो सीखना है अपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ठीक है जी, कि लिनक्स में और विंडोज़ का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है। मतलब रूट है तो उसके अंदर क्या आता है, /temp पे तो इसमें क्या हो रहा होता है, /usr/local है तो इसमें क्या हो रहा होता है, /etc में क्या चीज़ें होती हैं। तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आप सीखेंगे इंस्टॉलेशन। अच्छा, इंस्टॉलेशन फिर कई टाइप की है। जब इंस्टॉलेशन आपको आ जाएगी तो फिर आपने क्या सीखना है कि आपने सीखना है डायरेक्टरी क्रिएशन, रिमूवल और अपडेट, कॉपी और सर्च वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने सीखनी है डायरेक्टरी और फाइल लेवल पे। नहीं, डायरेक्टरी लेवल पे आप सीखें सारी चीज़ें अभी इस टाइम इंस्टॉलेशन के बाद।
उसके बाद आपने सीखना परमिशंस को। परमिशंस क्या होती हैं ये आप सीखें यूज़र्स एंड ग्रुप्स को। जब यूज़र्स एंड ग्रुप्स सीख जाएंगे आप तो फिर आपको परमिशन समझ आएगी। यहाँ पे फिर आप सीखें परमिशंस। जब आप परमिशन सीख जाएंगे तो फिर आपने ये सीखना है कि अपडेट कैसे करना है, ओएस की सपोर्ट कैसे लेनी है। और फिर जनाब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जहाँ पे लोग कहते हैं कि पागल हो गया मुझे मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक कमांड लिखता हूँ, अगर सिस्टम चल गया तो देखता हूँ कैल कैल, तो मेरे सामने आज का कैलेंडर आ गया है इस महीने का। तो कैल क्या है? क्या कैल कोई कमांड है? कमांड नहीं है भाई, कैल एक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम इसमें इंस्टॉल्ड है। जब मैंने CAL लिखा तो ये प्रोग्राम कॉल हो गया, यहाँ पे मुझे उसने टेक्स्ट की सूरत में मुझे दिखा दिया। तो लिनक्स में जो मोस्टली आपको प्रोग्राम मिलते हैं, GSSCH मोड है। ये क्या है? ये एक प्रोग्राम है जो आपको परमिशन को चेंज करने के लिए काम करता है। LSMN मैन यहाँ पे लिखते हैं हम, एक कमांड होती है वैसे, एक कमांड मुझे एक जो आपको बताती है कि ये प्रोग्राम है, ये क्या है। तो मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं लिनक्स में, आपने उन प्रोग्राम्स को सीखना है। जैसे fdisk एक प्रोग्राम है, यूटिलिटी कह लें। इसी तरीके से LVM की मुख्तलिफ जो है ना यूटिलिटीज़ हैं और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है और सारा कुछ। इस तरीके से KVM का है जी। इसी तरीके से FTP का प्रोग्राम है या सर्विस है उसकी। ये बेसिक चीज़ें हैं आपको। उसके बाद सांबा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सीख लें आप। यहाँ तक आपको बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि लिनक्स क्या है, कैसे काम करता है। जब ये सारी चीज़ें सीख लेंगे आप तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसमें जो सीखना है लिनक्स की फायरवॉल को। जब फायरवॉल को सीख लेंगे तो उसके बाद आपने सीखना है SE लिनक्स को, बेसिक लेवल पे, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं जाना। बल्कि आप ये भी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मसला आ जाएगा आपके जो है ना। ऐसे लिनक्स को करने से पहले आप फायरवॉल के साथ एक काम करेंगे, एक साथ IP टेबल्स भी सीख लेंगे। जब मैं फायरवॉल की बात कर रहा हूँ तो असल में मैं IP टेबल्स की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन अब फायरवॉल में जो है ना ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है ना ज़्यादा आ गया है। अब IP टेबल्स क्या, ये कैसे काम करते हैं, ये सारी ये कहानी है। यहाँ पे अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं चल रहा मैं आपको दिखाता। एक साहब हैं कामरान अजीम, ठीक है, आप YouTube पे लिखें बस, लिनक्स पे आपने YouTube पे लिखना है कामरान अजीम लिनक्स CBTs, ठीक है। या आपने google.com पे लिखना है। इस बंदे ने एक सीरीज़ रिकॉर्ड की है एम्ब्रेसिंग लिनक्स के नाम से, ठीक है जी। ये रिकॉर्ड की है इसने उर्दू में, वो भी आपको मिल जाएगी। और फिर इसने उसमें IP टेबल्स के सेपरेट 4-5 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं उर्दू में। आई लव दिस पर्सन, और बहुत मेहनत किए। इस बंदे के लेक्चर सुनने के बाद मुझे क्रेज़ हुआ था कि अब मैंने इसको सीखना ही सीखना है, जो मर्ज़ी हो। इनकी जो वीडियोस बनी हुई हैं वो बनी हुई हैं लिनक्स 6 में। लेकिन जब आपको अब आप क्या करेंगे, लिनक्स 7 को आते आते यहाँ पे पाकिस्तान में काफ़ी टाइम लग सकता है या लग जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है कि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। और आपने देखना होगा लिनक्स 7 में 6 में है तो आपने ये सिर्फ ये देखना है। लिनक्स 6 अगर आपको आ गई तो आपने ये देखना है वर्ड्स न्यू इन लिनक्स 7 बस, या आप RHEL 7 देख लें। ये सारी चीज़ें आपके सामने कहानियाँ आ सकती हैं। ये देखेंगे अभी तक मुझे कोई एरर नहीं आया, डेटाबेस इंस्टॉल हो रही है।
अच्छा, जब आप ये आईपी टेबल्स भी कर लेंगे तो फिर आपने जो अगला लेवल है ना इसका, वो है कि आप बूट लोडर को स्लैश ग्रब को फुली अंडरस्टैंड करें। ये बूट लोडर बेसिकली ग्रब की ही बात कर रहा हूँ मैं। ग्रब की सारी कॉन्फ़िगरेशन बूट लेवल की ईच एंड एवरीथिंग आपको 100% आनी चाहिए। 100% तो नहीं आ सकती, ये तो इतना लंबा समुंदर है कि बंदा कभी सीख नहीं पाता, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम जितना कर सकते हैं आप। ये आपकी ना बेसिक चीज़ें। उसके बाद आप कहीं से भी RHCSA यूट्यूब से या कहीं से भी, या उर्दू IT से, वट एवर जो आपके पास सोर्स अवेलेबल है आपके पास, वहाँ से ना आप ट्रेनिंग लें इसकी। और ट्रेनिंग नहीं लेनी बल्कि आपने बुक को पढ़ना है। जो RHCSA की बुक है वो आपको गूगल से सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। उस बुक को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना है, तो फिर आपको पता चलेगा कि जब सिस्टम स्टार्ट होता है तो कौन कौन सी फाइलें चेक होती हैं, ग्रब लेवल पे क्या क्या एरर्स आपको आ सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल जैसे स्लैश ETC जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं वो इसमें होती हैं। और लिनक्स की अच्छी बात यह है कि इसमें कोई आपको विजिट्स नहीं चलाने पड़ते चीज़ें करने के लिए। सिंपली आपने क्या करना है, बस एक, मैं देखूँ यहाँ पे स्टक हो गया, ये क्या हुआ है, डेटाबेस क्रिएशन में इतना टाइम क्यों ले रहा है। logs for current operation are located at, समटाइम होता है कि हम कुछ प्रोसेस ऐसे चला देते हैं जो इसको, असल में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना यहाँ पे, अब जो 2 4 5 GB जो रैम है ना वो बहुत कम है। लो जी, शुक्रन। वो कहता है जी डेटाबेस इन्फॉर्मेशन आ गई है जी। LUIT आपकी ग्लोबल डेटाबेस नेम है, जैसे GDB नेम भी कहते हैं समटाइम। और सिस्टम आइडेंटिफायर LUIT। अब ये ग्लोबल डेटाबेस नेम और सिस्टम आइडेंटिफायर, ये थोड़ा सा इनमें एक फ़र्क है तो उसको ग्लोबल डेटाबेस नेम और SID कह रहा है ना, लेकिन इस टाइम हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सिस्टम आइडेंटिफायर और ग्लोबल डेटाबेस नेम एक ही है। ठीक है जी। और यहाँ भी ये कह रहा है जी कंट्रोल जी करंट ER और URL और सारा कुछ, ये कहानी इसकी इसने बयान कर दी थी। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके ये जो मैंने एक फ़ाइल बनाई है इसी में पेस्ट कर लेते हैं, इसे कहीं भी यहाँ पे। चलें जी, हम एक नई फ़ाइल बना लेते हैं इसको। ओह सॉरी, मैंने उसको सेव नहीं था किया, दोबारा खोल के देख के चलें, कोई बात नहीं। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, अगर हो जाता है तो, और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ सेव। या आप लॉज में कॉपी किया करें, यहाँ पे फिर आपने पासवर्ड सेट करना है। आप ये काफ़ी सारे यूज़र आ रहे हैं आपके सामने, मैं सिस और सिस्टम का ओरेकल ही रख देता हूँ पासवर्ड। ORACLE ओरेकल, ORACLE ओरेकल, ORACLE ओरेकल। और यहाँ पे कुछ HR का और एक यहाँ पे स्कॉट का स्कीमा होता है, जो आप ओरेकल की बुक पढ़ेंगे ना उसके अंदर उसकी सारी एग्जांपल्स हैं, हम उसे इनेबल कर लेंगे बाद में। फॉर दिस टाइम हमें सिस और सिस्टम ही ओरेकल चाहिए, बस एक यूज़र। वो कह रहा है जी एरर दे दिया जी, आपने जो पासवर्ड रखा है ना ये ना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं है, जाने दो। ओके किया जी, और इसको हमने कर दिया ओके। अब इसने कहा जी ये डिस्क 1 में ऐप ओरा इन्वेंट्री और ओरा नेट और रूट डॉट ऐसे चेक ना स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, आप उसे जाकर ना चलाएं और चलाएं इसको रूट यूज़र से। मैंने कहा अच्छा ठीक है सर, चला लेते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिस्टम में गए, डिस्क 1 में गए, डिस्क 1 में जाके ऐप और ओरा इन्वेंट्री, और यहाँ पे एक फ़ाइल पड़ी हुई है माशाल्लाह ये वाली, इसको हमने चलाना है। तो अब मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा तो ये रूट से लॉगिन नहीं होगी क्योंकि मैं ओरेकल से लॉगिन हूँ। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल में जाके क्या करता हूँ, SU स्विच यूज़र एंटर करूँगा
तो पासवर्ड दूंगा मैं रूट वाला, रूट का पासवर्ड मेरा ओरेकल ही है, और मेरे पास ls करूँगा तो ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे SHOR करता हूँ, और AI कैपिटल लिखा मैंने, OR नहीं ORI ऑटोमेटिकली मैंने टैब किया तो ये इंटर करता हूँ। ये काम करेगा जी, क्या करेगा जी, इसने क्या किया, चेंजिंग परमिशंस ऑफ डिस्क वन अप्लाई और इन्वेंट्री वगैरह वगैरह, ये सारा काम कर दिया जी। दूसरा ये एक और कहानी इसने बताई है जी, आप प्रोडक्ट 11 DB_1 में root.sh की एक फ़ाइल है, वो भी चलाएं जाके। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं फिर अब हम तो ओरेकल में प्रोडक्ट में 11.2.db1, ये वो देखा जी हमने जो वहाँ पे ठीक थी। यहाँ पे root.sh एक फ़ाइल पड़ी है, ओपन टर्मिनल मैंने यहाँ पे किया, और sh रूट, अच्छा ये चल नहीं रहा क्योंकि मैंने अभी स्विच यूज़र नहीं किया, clear क्लियर sh root.sh इसको मैंने चलाया, और उसने कहा जी इंटर द फुल पाथ ऑफ लोकल बिन वगैरह मैंने कोई नहीं इंटर करनी, मैंने कहा ओके जाने दो, खुद ही क्रिएट करो। उसने खुद ही सारा कुछ कॉपी किया। यहाँ तक तो ये कहानी आ गई जी, ठीक हो गया जी। तो हमारे 2 काम हो गए, ये मैंने कर दिया ओके। और मेरे डेटाबेस वो कह रहा है जी आप OS DBR और ये सारा कुछ सेलेक्ट करें। अब सोचें कि जो ये लोग बताते हैं कि जनाब ETC होस्ट में जाके आप लोकल डोमेन करें वरना सिस्टम नहीं चलेगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सही डेटाबेस इंस्टॉल नहीं होंगे, तो क्या कहाँ गए वो सारे लोग। अक्सर ये जो है ना मुझे कुछ लोग बताते हैं। तो अब हम क्या करते हैं जी, हमारी जो डेटाबेस, अब इसकी लिनिक देखें खूबसूरती क्या है, आई हैव टू डू नथिंग। अब ये लिनक्स की खूबसूरती है, जस्ट मैंने सिंपल इस फाइल को क्लिक किया, ओपन किया, इसे 1 मिनट यहाँ पे मैंने शायद डिलीट ही कर दिया है, तो मैं इसमें रीडू की ऑप्शन शायद नहीं है, शायद मैंने कहीं सेव किया था, दोबारा देखते हैं, लिखा हुआ है, चलो शुक्र है। हाँ उससे पहले मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली SQLPLUS+, आ गया जी। sys एज sys यूज़र से मैंने कनेक्ट किया और बताया कि एज ए sys DBA कनेक्ट करो मुझे। पासवर्ड पूछा, मैंने ओरेकल बता दिया उसे क्योंकि मेरा पासवर्ड था ओरेकल, ठीक है जी। और अगर अब यहाँ पे सेलेक्ट स्टैरिक को मैं साथ लगा देता हूँ, फ्रॉम डी टैब कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे तो ये सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम, ये इतने पर टेबल बने हुए थे इसने मुझे दिखा दिया। इसका मतलब है कि हमारी डेटाबेस इस टाइम अप एंड रन है, ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ EMCTL स्टेटस DB कंसोल SQL कंसोल। तो जो मुझे डेटाबेस का जो कंट्रोल मैनेजमेंट है उसका भी जो है ये सारा दिखा देगा। देखें जी चल रहा है जी, किसी किस्म की कोई कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, नथिंग टू डू, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लिनक्स। विंडोज़ में मैंने सिर्फ एक लेक्चर इसी बात पे रिकॉर्ड किया था कि जनाब इसको कैसे चलाना है, तो मैं इसी पे क्लिक कर लेता हूँ। ये अगर क्लिक होता है तो ओपन लिंक अगर मैंने किया तो देखता हूँ कि ये चलता है, नहीं चलता तो कोई बात नहीं, चलो हम यहाँ से इसे जाके, नहीं चला है, भी चला है। ये पहला आपके पास एरर आएगा मोज़िला फायरफॉक्स में, मैं इसे कर दूंगा जी आई अंडरस्टैंड द रिस्क, क्योंकि ये जो SSL के थ्रू ना ये वो उसके साथ HTTPS के साथ कनेक्ट करा रहा है, तो पहली दफ़ा ये ना वार्निंग देता। मैं अंडरस्टैंड रिस्क करता हूँ, ऐड एक्सेप्शन कर देता हूँ मैं इसे, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि कंफर्म सिक्योरिटी एक्सेप्शन, ओके।
और लो जी हमारा इंटरप्राइज मैनेजर चल गया जी। और यहाँ पे मैं लिखूँगा सिस और कनेक्ट एज सिस DBA और पासवर्ड है इसका ORACLE ओरेकल और लॉगिन का बटन दबा दिया मैंने और हमारे पास ये सारी कहानी इसकी खुल गई है। ठीक है जी। अब इसमें क्या है जी, मेरे पास कुछ चीज़ें अभी जो है ना आ नहीं रही। जैसे जैसे चीज़ें जो है आती चली जाएंगी मेरे पास, तो ये देखें जी सर वो बड़ी चीज़ें अब खुलेंगी इसमें। ठीक है सर, इसमें एक एरर अक्सर हमें जो है ना आता है उसका, यहाँ से न्यू पासवर्ड देना है, पुराना पासवर्ड देना है, ये सारा कुछ एक कहानी है पूरी। डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ मैं वापस, इस डेटाबेस पे क्लिक किया मैंने, तब देखते हैं कि क्या डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल आ गई है। तो देखें डेटाबेस भी आ गई है हमारे पास। परफॉर्मेंस में चले जाएँ, अवेलेबिलिटी में चले जाएँ, सर्वर में चले जाएँ। तो कहने का मकसद ये है कि हम फुल फ्लेज अपनी डेटाबेस हमने इंस्टॉल कर लिए लिनक्स पे। ठीक है जी। तो मैं क्या करूँगा जी, अब मैंने एक काम करना है कि मैं इसको ना कल यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करता हूँ। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा कि हमने यूजिंग DBCA डेटाबेस कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है जी। तो फॉर दिस टाइम अल्लाह हाफिज़।